Good morning student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are doing revision and we are solving the board paper. In yesterday we solved all those questions of the solid state which were asked from in the last 10 years in board paper. Now today we will see the questions from the solutions. What are the questions asked from the solution in the last 10-year board papers? Before that, I will tell you what are the topics in this chapter. Okay. First of all, you will see the different type of solution. What are the solutions? Solution is the homogeneous mixture, binary homogeneous mixture which contains solute and solvent. Then on the basis of nature of the solvent or state of the solvent, there are three type of solution. If the solvent is solid, then solution is solid solution. If the solvent is liquid, then solution is liquid solution. And if the solvent is gas, then solution is gaseous solution. Okay. And each three type of solution further classified into three each. Thus we have 9 type of solutions. ओके बस आप लोग को इसके बारे में बस जानना है। 9 तरह के सोल्यूशन हो जाते हैं। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड है तो लिक्विड सोल्यूशन, गैस है तो गैस सोल्यूशन। और इनको फर्दर डिवाइड करेंगे तो सॉल्यूट के बेस पे अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस हर सॉल्वेंट में रखते हैं तो कुल मिला के 9 सोल्यूशन हो जाते हैं। हमें इन सोल्यूशंस के बारे में इनके एग्जांपल्स थोड़े ध्यान में रखने हैं। वैसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन कभी इनसे पूछे नहीं हैं। अब जो हम लोग इसके बाद हमारा टॉपिक है उसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे देखा होगा कि बुक में हमें कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के लिए आता है एक तो मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन, then ppm part per million, then molality, mole fractions. These are the terms used for expressing the concentration. Then you will see the topic solubility. So what is solubility? Amount of solute dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature pressure. Solubility क्या है कि कितना सॉल्यूट अमाउंट जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी दिए हुए टेम्परेचर में। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा वो उसकी कैपेसिटी होगी, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। उसके बाद हम वहाँ पे आप देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, नेचर। ओके, उसके बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी पे हेनरी लॉ पढ़ेंगे कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ती जाएगी। इसी बेस पे जो है कि हमारा जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें हेनरी लॉ यूज़ होता है। और जो हमारा जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स के लिए जो सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर जो हीलियम नाइट्रोजन गैस भरी होती है वहाँ पे भी जाने पे हेनरी लॉ काम करता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग राउल्ट्स लॉ देखेंगे, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन और राउल्ट्स लॉ, और किस तरह से राउल्ट्स लॉ में डेविएशन होता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। और इसी राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड जो है कि हम लोगों को एक कंपैरिजन पढ़ना है कि राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या कंपैरिजन है, क्या जो है कि समानता है या क्या डिफरेंस है, वो हम लोग को देखना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद आ जाती है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे।
कि किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करके हम किसी का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो इसके अलावा एक टॉपिक और है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिसके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ये पढ़ना है। रहा अब एक लास्ट टॉपिक है जो कि वांट ऑफ फैक्टर है, उसे तो पढ़ना ही नहीं है। तो बच्चों हमने ये सारे टॉपिक गिना दिए जो इस चैप्टर के अंदर हैं। अब जो न्यूमेरिकल पॉइंट है वो मोस्टली जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो हेनरी लॉ से पूछे जा सकते हैं, राउल्ट्स लॉ के डेविएशन से, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे मोस्टली न्यूमेरिकल। तो हमें इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है। हमें ये देखना होगा कि जो है कि किस तरह से हम लोग जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आज हम जो है कि शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। ये आप लोग को बहुत हेल्प करेगा कि आगे अगर आपके पास आरटी टेस्ट हो रहे हैं, आपके पास अगर प्री बोर्ड हो रहे हैं, तो वो सॉल्यूशंस को आप देखेंगे, समझेंगे, सारी चीज़ें चूँकि पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, तो अब इसको देख करके हम तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियोस को कंटिन्यू आप लोग देखिए, वो आपको एक्सलरेट करेंगे, आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे, जैसे कि आपको न्यूमेरिकल आएंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आज हम पहले जो है कि स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से, जो कि पूछे हुए न्यूमेरिकल से, ठीक है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 16 और 17 में पूछा गया है, राउल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर कहता है तो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। अगर हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जानते हैं तो इसका मतलब हम राउल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें क्वेश्चन है कि राइट द राउल्ट्स लॉ फॉर द, क्वेश्चन अगर 16-17 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन 2016 एंड 2017 में, ठीक है। राइट द राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इस क्वेश्चन में सोचने के लिए बहुत है, करने के लिए कुछ नहीं। इसमें हमें सीधे क्या करना है कि हमें ये लिख देना है, द राउल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल, हेडिंग डालेंगे आंसर में हम हेडिंग डालेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ओके। सिंपली यहाँ पे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखेंगे, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। और हम लोग जानते हैं कि X इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे अगर X2 की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी जगह पे हम लिख सकते हैं इसी फार्मूले को, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट
इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। और अगर N2 इज लेस देन N1 है तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, इफ N2 इज वेरी लेस देन N1 देन P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। तो यही हमारा है राउट्स लॉ, और इसको हम इलेबोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं W2 अपॉन N2, ओके, अपॉन W1 अपॉन M1, ओके। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये 16-17 के क्वेश्चन है जो कंटिन्यू पूछे हुए। तो ऐसा नहीं कि कोई लॉ आ गया कुछ और घबरा गए, हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद है, तो चूँकि सारी सोल्यूशन की है और राउट्स लॉ सोल्यूशन के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि 17 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water is 1.67, is KH, Henry law constant is equal to KH is 1.67 into 10 to power how much, 10 to power 8 Pascal, 10 to power 8 Pascal at 298 केल्विन, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, वॉल्यूम यहाँ पे हमें दिया हुआ है 500 ml सोडा वाटर, सोडा वाटर। बुक में ये क्वेश्चन इंटेक्स में दिया हुआ है, इंटेक्स खोल करके देख लीजिए, देखते रहिए। व्हेन प्लेस्ड अंडर 2.5 atm ऑफ CO2, यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ CO2 है वो 2.5 atm है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ CO2, यानी यहाँ पे WCO2 हमें पता करना है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे, अगर हमें यहाँ पता करना है तो हम कैसे इसको पता करेंगे। इसको पता करने के लिए पहला काम, हेनरी का जो फार्मूला है हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू KH इंटू X2 फॉर द सोल्यूशन। तो पहला काम तो W2 इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन KH। इस फार्मूले में हम प्रेशर CO2 का रख देंगे, ठीक है, पास्कल में कन्वर्ट करके, आई बात सुने, और तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, कितना है 2.5 इंटू 101325 पास्कल, ये प्रेशर हो गया। और हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ 1.67 इंटू 10 टू पावर 8 पास्कल, ठीक है। यहाँ से हम अगर करेंगे तो हमें X2 की वैल्यू पता लग जाएगी। यहाँ से हमने क्या किया, फार्मूला हमारा था कि P नॉट इक्वल टू, अरे P इक्वल टू PCO2 यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वल टू XH। ये X क्या है, ये CO2 का अमाउंट है,
तो हम यहाँ से PCO2/kh कर दें। यहाँ पे प्रेशर 2.5 ATM दिया है, इसको अगर हमें पास्कल में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1013254 PA से। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो मोल फ्रैक्शन का आएगा। अब फिर मोल फ्रैक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, जल्दी करिए। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेट करने पे आया 1.517 इंटू 10⁻3, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हमें हमारा काम है निकालना है अमाउंट, कितना डिजॉल्व हुआ है उसे निकालना है। तो उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हमें x2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पे 500 ml जो सोडा है हम इसको 500 ग्राम मान लेते हैं। 500 ml सोडा को 500 ग्राम मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये मान लिया गया कि N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, XCO2 इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 W बाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 44 अपॉन 500, पहले फार्मूला लिख देते हैं फिर उसके बाद W2 अपॉन N2 अपॉन W1 अपॉन M1। यहाँ फार्मूला अगर हम रखेंगे तो W2 हमें कैलकुलेट करना है, CO2 का मोलर मास 44 होता है और यहाँ पे 500 ग्राम है तो इसको हम 18 कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या है, सोडा वाटर लिखा है ना, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है कि 18 आता है। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, इसके बराबर लिख देंगे, हमारा जो है 1.517 इंटू 10⁻³ अब यहाँ से हमें W की वैल्यू निकाल लेनी है। W की वैल्यू आ जाएगी तो पता लग जाएगा कि कितना डिजॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है कि क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो W 2 इंटू 18 अपॉन 500 इंटू 44 इक्वल टू 1.517 इंटू 10⁻³ अब इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे W2 इंटू 18 तो ये हो जाएगा 500 5 4 जा 20 5 4 जा 20 20 and 2 22 और यहाँ पे हो जाएगा 1.517 इंटू 10⁻³ यहाँ से W2 इक्वल टू हो जाएगा 20,000 इंटू 1.517 इंटू 10⁻³ अपॉन 18। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये 3 0 है तो ये हम इसको गायब कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 9 और इसको लिख सकते हैं 11। ठीक है, अब बस इसको कैलकुलेट करना है, जल्दी करिए, कितना आता है वैल्यू। यहाँ से अगर हम इसको छोड़ दें, ये हो गया 3, ये हो गया 0.5।
0.506 और 0.505 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से W2 इक्वल टू 11 5 55 and 5.5 upon 3। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 3 1 या then here will be 2 3 8 जा 8 जा then here will be 1 5। इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गया। ठीक है, इतना ग्राम 11 5 55 5.5 डिवाइडेड बाई 3। ओके, इतना ग्राम जो है कि इसके अंदर डिसॉल्व होगा। आई बात समझ? तो इस तरह से हमें ये सोल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इसको जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना हम टेबल याद रख सकते हैं बड़ा, उतना ही हम जो सोल्यूशन कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो न्यूमेरिकल यहाँ पे देखने जा रहे हैं, अगला जो हमारा न्यूमेरिकल, इसको नोट कर लिया। अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो भी 17 में पूछा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नोट बुक में देखिए, ये इंटेक्स वगैरह में भी दिया हुआ है और बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पे दो वेपर प्रेशर ऑफ दो लिक्विड, यहाँ पे दो लिक्विड का दिया हुआ है ए एंड बी, यानी पी ए एंड पी बी। ये वेपर प्रेशर इसका दिया हुआ है 450 एंड इसका दिया हुआ है 700। ओके, 700 mmHg, ये इसका यूनिट भी साथ साथ लिख देते हैं, mm of Hg, और यहाँ पे Pv इक्वल टू 700 mm of Hg। ओके, इन दोनों का प्रेशर दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, एट 350 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 350 केल्विन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी हमें यहाँ पे एक्स ए चाहिए और एक्स बी चाहिए, ये क्या होगा? ठीक है, एक्स ए कितना होगा, एक्स बी कितनी होगी। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर, इफ द टोटल T total is equal to given है 600 mmHg, 600 mm of Hg। ठीक है, आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। ठीक है, हमें वेपर फेज में भी कंपोजिशन पाना है। ठीक, तो हमें मेनली एक्स ए और एक्स बी पता करनी है। हमारे पास ये प्रेशर दिया हुआ है, अब हम लोग फार्मूला कौन सा इसमें लगाएंगे, हेनरी लॉ में तो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, हमें यह फार्मूला लगाने के लिए हमें यूज़ करना है हेनरी लॉ को। कैसे यूज करेंगे, पी ए
इक्वल टू एक्स ए इंटू एक्स ए नॉट, पी बी इक्वल टू एक्स बी पी बी नॉट। ठीक है, अब हमारे पास प्रेशर पी टोटल दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, पी टोटल दिया हुआ है, और पी ए पी बी तो हमें दिया ही है। ठीक है, अब हमें जो है कि किसी का हमें मोल फ्रैक्शन नहीं पता है, एक्स ए क्या है एक्स बी क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स ए इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स बी इक्वल टू एक्स ए माइनस 1 माइनस एक्स ए 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, एक बार फिर से सारा क्वेश्चन समझा देते हैं, फिर अब वैल्यू बस पुट करना है हमें। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट liquids A and B are 450 and 700 mmHg at 350 Kelvin respectively. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the vapor phase. ठीक है, हमें कंपोजिशन प्राप्त करना है, पता करना है। हमारे पास गिवन क्या है, पी ए है, पी बी है। ठीक है, हमारे पास टोटल प्रेशर है, टेम्परेचर है, एक्स ए एक्स बी कंपोजिशन पता करना है, और पी टोटल की वैल्यू हमें पता है, और हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करके निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब इसको नॉट लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, और हम लोग जानते हैं कि एक्स ए पता नहीं है हमें, और पी ए हमारा है 450 प्लस एक्स बी हमारा है 1 माइनस एक्स ए, और पी बी इक्वल टू यहाँ पे है 700, और ये इसके इक्वल टू है 600। ओके, अब ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया जिसे हमें सॉल्व करना है। तो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रैकेट को बस ओपन करना है। तो एक्स है 450 प्लस 700 माइनस 700 एक्स है इक्वल टू 600। अब जो चीज़ें कॉमन है उसको एक साथ कर लेते हैं ये। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख दें, अभी इतना नोट कर लिया होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स ए 450 इंटू 450 माइनस 700 एक्स ए प्लस 700 इक्वल टू 600। ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा जो कॉमन क्या है, एक्स ए, और ये हो जाएगा 450 माइनस 700 प्लस 700 इक्वल टू 600। ओके, अब इसे बस सिंपली सॉल्व कर देना है।
तो यहाँ से हम इसको 700 माइनस 450 अगर करेंगे 0, 5, 6 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो एक्स ए इंटू 250 माइनस, और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 600 माइनस 700, तो ये इक्वल टू -1 आ जाएगा 100, और इधर हमारा माइनस एक्स ए इंटू 250, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल है, अगर सिंपल वे में इसको सोचेंगे तो सिंपली लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, हमें बस ये सॉल्यूशन हमारा हो गया, ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 100/250, ठीक है। इसको 1/4 हम लिख सकते हैं, 1/, इसको इरेज कर दे पहले, इसको सॉल्व करना है हमें। तो क्या आएगा, 2/5 यानी कि ये हो जाएगा 0.4, इसका मोल फ्रैक्शन आ गया एक्स ए का, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। यहाँ से इसका आएगा 0.6 और इसका है 0.4, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिक्विड फेज में निकाल ली। कहाँ पे निकाल लिया, ये हमारा आ रहा है लिक्विड फेज में, और ये हमारा आ रहा है लिक्विड फेज में। अब बस हमें यहाँ पे इसी तरह से हम जो है कि वेपर फेज में निकाल लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। वेपर फेज में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस एक लाइन में बता देते हैं, फटाफट घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट करते चलिए, बोर्ड खाली होता जा रहा है, लिखते जाइए। तो यहाँ पे एक्स ए इंटू वेपर फेज, नाउ वी विल सी हियर इन द वेपर फेज हाउ वी विल कैलकुलेट इन वेपर फेज। इन वेपर फेज में कैसे इसको निकालेंगे, तो वेपर फेज में इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अभी जो वैल्यू हमारी यहाँ पे आई हुई थी उसी को रखते हुए चले जाएंगे। तो 450 इंटू 0.4 अपॉन 450 इंटू 0.4 प्लस 700 इंटू 0.6, तो ये हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16 एंड 80, पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, 180 यहाँ भी हो जाएगा, और 6 0 0 0 6 7 जा 42, डेसिमल इज हियर 240 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम एक्स ए में से घटा करके एक्स बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया 180 अपॉन में 0 1 0 5 है
6. Okay, 0 0, and this will be 3 यानी 0.3 0.3. ये आ गया हमारा एक्स ए बराबर. तो हम लोग जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1. तो एक्स ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ई. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7. तो हमारा ये हो गया वाइपर फेज में. ओके, आज हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल देखे जो 17 में पूछे हुए थे और 16 में पूछे हुए थे. तो इस तरह के न्यूमेरिकल पे हमें कंसंट्रेट करना होगा. कल हम इसके आगे फिर देखेंगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. ओके, तो इसको अब कल आप लोग सॉल्व करते रहिएगा.